पुनः प्रसारण रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोलंबो में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर डिसानाइके की मौजूदगी में दिफा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत 7 मुआहदों पर हुए दस्तखत। पीएम मोदी को श्रीलंका के आला तरीन एजाज से नवाजा गया। पीएम ने खुशी का किया इजहार, कहा कि ये तमाम हमवतनों के लिए एजाज की बात है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह। बस्तर पंडुम 2025 फेस्टिवल की ख़ताई तकरीब में की शिरकत। कहा कि अगली चैत्र नवरात्रि तक लाल दहशत खत्म हो जाएगी। दूसरे नक्सलियों से हथियार छोड़कर कौमी धारे में शामिल होने की अपील की। नक्सलिज्म को खत्म करने की सिमत में हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी। तेलंगाना में 66 मर्द और 20 खवातीन समेत 86 नक्सलियों ने हथियार डाले। आयुष्मान भारत स्कीम आज से दिल्ली में नाफिज। मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान मुआहिदा। इलाज के अखराजात का 60% मरकज और 40% दिल्ली हुकूमत करेगी बर्दाश्त। भारतीय सिनेमा के मारूफ अदाकार मनोज कुमार की मुंबई में हुई आखिरी रसूमात अदा। फिल्म इंडस्ट्री के फनकारों ने नम आंखों के साथ किया विदा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के दौरे पर हैं, अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने 7 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें दिफाई ताउन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, ज़राअत, तवानाई, सेहत और अद्वियात के शोबे शामिल हैं। भारत, श्रीलंका और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तवानाई के शोबे में एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात एक हैं। हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिसानायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए सहमत है। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर सांगपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर वेयरहाउस और 5000 सोलर रूफटॉप का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत हर मुश्किल में श्रीलंका का साथ देता रहा है। श्रीलंका के भारत के पड़ोस और समंदर दोनों रिश्तों में ही अहमियत है। भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही
हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का मित्र विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एजाज़ के लिए श्रीलंका का शुक्रिया अदा किया। आज राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सदर अनुराग कुमारा डिसानाइके के साथ दो तरफा मीटिंग की। और दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद सतह पर बातचीत भी हुई। दिफा, तवानाई की हिफाजत और डिजिटलाइजेशन के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए भारत और श्रीलंका के दरमियान ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे श्रीलंका के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि हिंदुस्तान और श्रीलंका के सिक्योरिटी मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान श्रीलंका में इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की के लिए ताउन जारी रखेगा। It has reaffirmed India's stance of standing with the people of Sri Lanka as they continue on their journey of economic recovery and growth, and has also underlined the fact that the well-being and prosperity and security of both countries is interlinked, and that is something that has the imprint of both leaderships. खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि श्रीलंका के सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो श्रीलंका की सरजमीन को ऐसे किसी काम के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे जिससे हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचे। One of the recurring themes in the discussions, and in fact I would say a point of really close convergence in the narratives from both sides, has been a recognition of the completely interlinked nature of the security, the national security of Sri Lanka and India. And the President of Sri Lanka has both during his visit to Delhi and on this occasion and on several other occasions mentioned and stated very, very clearly that Sri Lankan territory will not be used or be allowed to be used in any manner that is inimical or detrimental to India's interests. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के मुबारक मौके पर तमिलनाडु के अपने दौरे के दौरान नए पंबन ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे। नया पंबन ब्रिज एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्टिंग ब्रिज है। आइए जानते हैं पंबन पुल की क्या अहमियत है और खुसूसियत है। डीडी न्यूज़ की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामेश्वरम के पंबन रोड ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ हिंद महासागर के ऊपर बने
तकरीबन 100 साल पुराने इस रेल ब्रिज का, जिसे पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, 1914 में इस ब्रिज को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया। 2 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है। ये एक ऐसा ब्रिज बनाया गया जो कि जब पानी की जहाज यानी फेरी या फिर स्टीमर या बोट जब गुजरते थे तो ये बिल्कुल इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं, ये आप जो इसके है वो इस तरीके से करके खुलते थे और अंदर से जो है स्टीमर या फेरी वो क्रॉस करती थी। 2022-23 में जब मद्रास आईआईटी के द्वारा इसकी जांच की गई तो इसकी स्थिति को देखते हुए ऐसा लगा कि अब इस पर जो है वो ट्रेन चलाना बहुत ही मुश्किल है। ये जो पुराना ब्रिज देख रहे हैं आप, इसे बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम देखते हुए कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को जो सरकार की प्राथमिकता थी उसको देखते हुए एक नए पंबन ब्रिज की आधारशिला रखी। ये एशिया का पहला, आप कह सकते हैं इसे, ये सी वर्टिकल ब्रिज है। पहले छोटे जहाज जाते थे, तो अब जो बड़े जहाज हैं, वो फेरी हो, स्टीमर हो, वो भी अब इसके नीचे से निकल सकती है। ट्रेन की जो स्पीड इस पुराने ब्रिज पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी और वो अब नए ब्रिज पर जो है उसका ट्रायल करके उसे 75 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी समय की भी बचत यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते थे। पुराने ब्रिज को मैनुअली ऑपरेट किया जाता था जिसमें तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन नया ब्रिज जो है ये बिल्कुल ऑटोमेशन सिस्टम पर है, यानी कि इसमें 4 से 5 मिनट लगता है लिफ्ट को ऊपर जाने में और लिफ्ट को नीचे आने में। तो जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो ये जो है इस पर सिर्फ 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। अगर स्टीमर या फेरी को भी उसके नीचे से निकल रही है तो इसको लिफ्ट को डाउन होने में या अप जाने में। इसके साथ साथ आप एक और इसकी रामेश्वरम को लेके एक आपको दिलचस्प बात बताना चाहूँगा कि रामेश्वरम हमेशा से द्वीप नहीं था, यह भी मुख्य खंड का ही हिस्सा था, लेकिन तकरीबन 1486 में एक भयानक भूकंप ने ऐसा रूप लिया कि हिंद महासागर मुख्य जो खंड है, भूमि है, उससे रामेश्वरम को अलग कर दिया और उसके बाद से बीच में ये समुद्र आ गया। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पंबन रेलवे ब्रिज की तारीख के सबसे अहम पहलुओं में से एक है। ये समुद्री पानी पर बनाया जाने वाला पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। ये तमिल तारीख, तमिल सकाफत और कदीम तमिल तहजीब और तमिल ज़बान के अजीम तरीन तामीराती अजायबात में से एक है। इसका इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। In the history of railways, this is going to be the first vertical lift bridge constructed in sea waters, and this is one of the greatest architectural marvels for the Tamil history, Tamil culture, and the ancient Tamil civilization and Tamil language. This is something very, very important for all of us. It will be inaugurated tomorrow by our Honorable Prime Minister. पहला अमूदी यानी कि वर्टिकल पंबन रेलवे ब्रिज जो तमिलनाडु के रामेश्वर में बनाया गया है, हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग की सलाहियत और बसीरत वाले बुनियादी ढांचे की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। नया पंबन पुल न सिर्फ इलाके की सकाफत का जाहिर करता है बल्कि तारीखी अहमियत भी बताता है। और इसके बारे में शिवा सुब्रमण्यम, जो इस ब्रिज के DCM डिज़ाइन हैं। हमारे साथ हैं शिवा सुब्रमण्यम जी, जो सीनियर DCM है इस पंबन ब्रिज के डिज़ाइन के। हम इनसे बात करते हैं। सर, दूरदर्शन न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस पुल की, सर, नए ब्रिज की, नए पंबन ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी? See, this old bridge was constructed in 1914, and after the Gay Convention, lot of corrosion were noticed. So, railway, after inspecting with SERC and IIT, decided that the bridge has got highly corroded and highly stressed out. So, we wanted to replace it, especially the lifting span. So when that replacement came, we had 3 different types.
The existing one is a bascule type, lifting it with a cantilevering. The second one is the swing type, horizontally it will move. The third one is the vertical lift. What you are now seeing is the third one. And why we chose this one? In most of the foreign countries, the old bascule bridges were all replaced by this vertical lift only. So this also we have decided we'll go for the vertical lift. We started the bridge in 2019. We had stuck up with COVID outbreak 2 times. One in 2020 and the other one is 2021. So in both the occasion it was around 6 to 8 months. Our work was completely stopped. ये जो नया पंबन ब्रिज है ये स्टैंडर्ड गेज का है और इस पे डबल लाइन के भी ऑप्शन है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, रामेश्वरम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ का दौरा किया। अमित शाह ने बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा की और इसके अलावा उन्होंने बस्तर पंडुम 2025 प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। बस्तर पंडुम 2025 का इनेकाद कबायली फ़न और सकाफ़त को लाजवाल शिनाख्त देने के लिए किया गया है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगले साल हम मुल्क भर के हर कबायली ज़िले से फ़नकारों को बस्तर पंडुम में लाएंगे और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कबायली सकाफ़त को पूरी दुनिया तक ले जाने का काम करेंगे। मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस मौके पर अमित शाह ने नक्सली रियासतों के तमाम नक्सलियों से हथियार डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुआशरे के मरकजी धारे में शामिल होकर तरक्की के सफर में हिस्सा लेना चाहिए। बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है किसी को आनंद नहीं होता है। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। नक्सलिज्म के खात्मे में हुकूमत को मुसलसल कामयाबी मिल रही है। तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने हथियार डालकर खुद सुपुर्दगी की है। दिलचस्प बात यह है कि 86 नक्सलियों के बैक वक्त हथियार डालने का वाक़या उस वक्त हुआ कि जब वज़ीर दाखिला अमित शाह बस्तर के दौरे पर हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक 86 नक्सलाइट को कोठा गुडायम में हेमचंद्रपुरम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और भद्रादरी कोठा गुडायम मल्टी जोन 1 आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के सामने खुद सुपुर्दगी की। बताया जा रहा है कि भद्रादरी, कोठा गुडायम ज़िले और मुलुगू ज़िले की पुलिस के सामने जिन 86 मौनवास पार्टी के अरकान ने खुद सुपुर्दगी की है, ये तमाम नक्सलाइट छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कुल 86 मौनवाजों ने हथियार डाल दिए हैं, जिनमें से 66 मर्द हैं और 20 खवातीन शामिल हैं। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा है कि इन माओनवाजों ने हुकूमत तेलंगाना के जरिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन चयूथा प्रोग्राम के तहत खुद सुपुर्दगी की है। हथियार डालने वालों को 25,000 रुपये फौरी इमदाद के तौर पर दिए गए हैं। और आयुष्मान भारत स्कीम दिल्ली में नाफिज कर दी गई है। दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान आज एक मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं।
इस स्कीम के तहत इलाज की तजवीज़ करदा लागत का 60% मरकज़ और 40% दिल्ली हुकूमत बर्दाश्त करेगी। दिल्ली में स्कीम के निफाज के बाद इस्तेफादा कुनंदगान को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और इसके अलावा दिल्ली हुकूमत 5 लाख रुपए का इजाफी टॉप अप भी देगी। दिल्ली आयुष्मान भारत स्कीम को नाफिज करने वाली 35वीं रियासत बन गई है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, आज अपने पूरे मंत्रिमंडल की ओर से, सभी सांसद महोदय की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपनी केंद्र की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि दिल्ली में उन्होंने इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया। जहाजरानी का कौमी दिन यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद समुद्री तिजारत, नेविगेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी की अहमियत के बारे में आगाही फैलाना है। ये दिन हिंदुस्तान की समुद्री तारीख और जहाजरानी की सनत की कामयाबियों के एजाज़ में मनाया जाता है। इस मौके पर नई दिल्ली में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल भी मौजूद थे और मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने नेशनल मैरीटाइम डे पर मुनक़िद वॉकथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। इस अरसे के दौरान मैरीटाइम इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है ताकि हिंदुस्तान दुनिया के अहम समुद्री ममालिक में से एक बन सके। Today we are celebrating National Maritime Day, and this is mainly to recollect the journey of SS Loyalty, and today is the 62nd National Maritime Day. In the last 10 years, whatever development have taken place under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and he has during this time specially focused for the promotion of port shipping and waterways, maritime trade, maritime industry, and to create the ecosystem globally competent enough to make India one of the leading maritime nation in the world. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी मैरीटाइम डे पर बहरी शोबे को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर कहा कि आज कौमी मैरीटाइम डे पर हम हिंदुस्तान की शानदार समंदरी तारीख़ और इस शोबे ने कौम की तामीर में जो किरदार अदा किया है उसे याद करते हैं। हम हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मैरीटाइम सेक्टर और अपनी बंदरगाहों को मजबूत बनाते रहेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी मैरीटाइम डे के मौके पर एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। एक समय था जब भारत को विश्व के सबसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत की समृद्धि का एक बड़ा आधार था भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य। लेकिन आजादी के बाद उस विरासत पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन साथियों, अब ये भारत नया भारत है। नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल के नए पत्थर लगा रहा। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड बनाई। पोर्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा और हमारे काम ने पोर्ट फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया।
भारत अपने कोस्टल शिपिंग मोड का भी आधुनिकीकरण कर रहा है। भारत में इनलैंड वाटरवेज के विकास से भी बड़ा बदलाव आ रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 10 वर्षों से हम इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी सिनेमा के भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार को हफ्ते को पवन हंस शमशान घाट में सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। अनजानी अदाकार की आखिरी रसूमात में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कई सितारों ने शिरकत की और उन्हें अश्कबार आंखों के साथ अलविदा कहा। मनोज कुमार गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुंबई के कोकिला बैंड धीरू भाई अंबानी अस्पताल में दाखिल थे। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। आखिरी रसूमात में शरीक अदाकार प्रेम चोपड़ा ने अदाकार और फिल्म डायरेक्टर मनोज कुमार के इंतकाल पर कहा कि मैं शुरू से उनके साथ था। हम फिल्म शहीद में एक साथ थे, जो कि कामयाब फिल्मों में से एक है। हमने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। जनाजे में शरीक फिल्म अदाकार राजपाल यादव ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता मनोज कुमार भारत के बेहतरीन अदाकार थे। उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो इंडियन फिल्म कॉरपोरेशन के रत्न हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें मेरी दिली खराज अक़ीदत। मई मनोज कुमार के बारे में मौसीकीकार अन्नू मलिक ने अदाकार और फिल्म डायरेक्टर मनोज कुमार के इंतकाल पर कहा कि वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। उन्होंने जो भी फिल्में बनाई उन्हें मुआशरे और मुल्क के फ़ायदे के लिए बनाई। ऐसे लोग बार बार नहीं आते। कमाल के सच्चे देशभक्त थे वो। हर फिल्म आप देख लो उनकी, क्रांति देख लो, उपकार देख लो, शहीद भगत सिंह देख लो, जो भी फिल्में बनाई हैं समाज के हित में और देश के हित में बनाई हैं। और ऐसे इंसान बार बार दुनिया में नहीं आते हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।